हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेके आए हैं हमारे अगेन दो चैप्टर, बहुत ही प्यारे चैप्टर हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सॉल्यूशन, है ना। एक 11th का है और एक 12th का है, लेकिन अगर आप देखोगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर को ही हम क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बहुत ही प्यारे कंसेप्चुअल और अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन से जो कि रिसेंट ईयर में आया था 2023। अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, है ना। काफी टाइम हो गया है बच्चों को अगर लिक्विड सॉल्यूशन पढ़े हुए या जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो भी वो बेसिक नॉलेज के बेसिस पे कर सकता था। उसने बोला है कि रिवर्स ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में होता क्या है ना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस का उल्टा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है, तो उसका रिवर्स जो होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। ये आप सभी को क्लियर है, ठीक। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस होता कब है कि जब आप सॉल्यूशन साइड जो प्रेशर लगा रहे हो उसकी वैल्यू अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ये जो मूवमेंट होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होना स्टार्ट कर दे। भाई हम ऑस्मोसिस होता क्या है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। ठीक है, तो उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर लगाते हैं। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ये मूवमेंट जो इधर से इधर हो रहा था ये रुकेगा, है ना, धीरे धीरे कम होगा और एक पॉइंट प्रेशर की ऐसी आएगी जिसपे ये मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो प्रेशर की वो वैल्यू जिसपे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट क्या हो जाता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का रुक जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये हो गया केस जब हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन लिया। तो इन जनरल ऑस्मोसिस है क्या बच्चों, तो ऑस्मोसिस हाई कंसंट्रेशन टू किसकी तरफ हो गया, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की हाई कंसंट्रेशन से उसकी लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है हमारे पास इसका रिवर्स, यानी सॉल्वेंट की लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये सॉल्वेंट की बात हुई। अगर हम सॉल्यूशन के टर्म में बात करेंगे तो सॉल्यूशन के टर्म में हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू ये हो जाता है लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। और ये होता कब है, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर क्या करो, अप्लाई करो। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। व्हेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रेशर आप यहां पर लगा रहे हो उसकी वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना जरूरी है। व्हेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लोअर, नहीं बिल्कुल नहीं, लोअर पे नहीं होगा। फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है। तो ए और सी तो करेक्ट हो गया, बी रॉन्ग हो गया। फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर ये भी गलत हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल आपका बेसिक नॉलेज के ऊपर बेसिक टेस्ट किया गया था। बेसिक आपको ऑस्मोसिस के क्लियर है कि नहीं है, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। कोई कैलकुलेशन नहीं थी, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मोर देन वन करेक्ट में आया था। आजकल एनएससीसी में मोर देन वन करेक्ट भी आने लग गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिखने में थोड़ा सा भारी सा दिख रहा है बट कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट है हमारे पास, यूनिवोलेंट सॉल्ट AB है। अब ये देखो सॉल्ट बोल दिया ना, तो AB यहाँ पर कैसे डिसोसिएट होता है, AB यहाँ पे डिसोसिएट होता है A+ एंड B-, तो इसका जो वांट ऑफ फैक्टर आई है वो 2 हो जाएगा। सॉल्ट को हम बाय डिफॉल्ट 100% आयनाइज मानते हैं। मोलर मास हमें 54 दे दिया है। आगे बढ़े, was dissolved in 0.1 dm³ ऑफ वाटर, यानी 0.1 लीटर ऑफ वाटर में इसको डिसोल्व कर रहे हैं। और जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पर आ रही है वो कितना आ रही है, टू बी 3.55%। ठीक है, तो मोलैलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बता रहा है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सिंपल है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ये हमें क्लियर होना चाहिए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है P नोड माइनस PS अपॉन, ठीक है, P नोड इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी में हम I को इंक्लूड कर लेंगे अंदर, वांट ऑफ फैक्टर भी लेते हैं। ठीक है, I मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन I मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
लेकिन उसने बोला है कि मोलिलिटी निकालनी है, तो मोलिलिटी के टर्म में जब आप इसको डिराइव करते हो बच्चों, तो ये आता है पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी एस विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारे पास मोलिलिटी आई आगे आएगा इनटू मोलर मास। ये जो मोलर मास है ना, ये मोलर मास आपको सॉल्वेंट का लेना होता है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन ने हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे आई पता है 2, मोलरिटी निकालनी है, मोलर मास सॉल्वेंट यानी वाटर है तो ये 18 हो जाएगा। ये डाटा तो हमें यहाँ पे सारा पता है। पी नोड हम 760 मान लेते हैं, तो जो पी एस हो जाएगा कितने से डिक्रीज हो रहा है, 0.0355 ऑफ पी नोड हो जाएगा, कि कितने से डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप रख दो 760 इंटू 0.0335, ये हमारे पास पीएस की वैल्यू आ गई। तो अब तो क्वेश्चन सोल्व है। अब तो क्वेश्चन क्या हो गया, अब तो डेटाबेस क्वेश्चन है, यानी वो हो गया हमारे पास अच्छा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 0.335 लेना है। तो देखो यहाँ पर आप लिखो पी नोड, इसको अपन बाद में इधर सोल्व करते हैं, माइनस पी एस अपॉन पी एस। अब वो बोल रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर, वेपर प्रेशर है ना, वो 3.55% पाई जा रही। तो ये होती है बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसे बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू उसने बोली है कि 3.55% हो जाती है, मतलब वाज फाउंड टू बाय 3.55%। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर प्रेशर आपका पहला 760 है तो उससे 3.55% वो आपका डिक्रीज हो चुका है। मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी जो वैल्यू है ये ऐसे लिखेंगे, देखो 0.0355 इंटू 760 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास पी नोड है तो 760 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ से पी एस की वैल्यू निकालनी है, तो पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पी नोड, आपको बहुत मैं ऐसा लिख देता हूँ जैसा उधर लिखा है, बिल्कुल सिंपल, पी नोड माइनस पी एस इक्वल टू हमारा 0.0355 इंटू 760 हो गया। तो यहाँ से जो पी एस की वैल्यू आ गई वो हमारी देखो क्या आई, जो मैंने डायरेक्ट लिखी थी, माइनस 0.035 ऑफ पी नोड आ गया। दिस इज योर पी एस। अब इसको उठा के यहाँ रखना है, बस जब हमने यहाँ रखी थी तो ये हमारे पास पी एस की वैल्यू आ गई है ना। तो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पी एस इक्वल टू, पी एस की वैल्यू आ गई, उठा के रख दो आप तो सीधा सीधा यहाँ पर, और हमें तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे रख रहे हैं पी नोड माइनस पी एस को, तो मैं ये लिख देता हूँ 0.0355 इंटू 760। ये जो पी एस है इसकी वैल्यू ये आएगी, यानी 760 माइनस 0.035 इंटू 760, इधर आ जाएगा आई जो कि 2 है, मोलरिटी m है, मोलर मास 18 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 1000 है, यही चीज है। तो अब इसको हमें यहाँ पर यूज कर लेना, डिफरेंस ले लेना, 760 कॉमन ले लो, तो ऊपर आ गया 0.0355। इसको देखो 1 माइनस ये ऑलमोस्ट 1 ही मान लो, आप ऑलमोस्ट 1 मान लो, इधर आ गया 36 बाय 1000 इंटू मोलरिटी। अब तो कैलकुलेशन है तो इसको उधर ले जाओ, तो ये ऑलमोस्ट देखो वो आई जो हो रहा है ना, वो सॉरी एक्स मोलरिटी जो है ना वो ऑलमोस्ट 1 के पास आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 के पास, क्योंकि ये 36 है और ये भी ऑलमोस्ट, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35.5 36 के आसपास ही वैल्यू दे रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा बी ऑप्शन है। यानी मोलरिटी जो हमें निकालनी थी ना, तो यहाँ पर मोलरिटी निकालने के लिए हमें ये कैलकुलेशन यहाँ पर रखनी थी। बढ़ते हैं आगे, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि हमारे पास 100 ग्राम में 4 सॉल्ट हमें दे दिए, NaCl, MgCSO4, CaNO3 होल ट्वाइस और K2CO3 were dissolved separately in 1 kg of water, the solution with the highest boiling point। अब देखो आपने पढ़ा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डेल्टा टीवी, ये क्या होता है I Kb इंटू मोलरिटी, यही होता है, ठीक है, I Kb इंटू मोलरिटी। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बस। तो यहाँ पर हमारे को सब क्या आई पता, इसका जो आई होता है ये 2 होता है, 100% डिसोसिएट, इसका 2, इसका 3 और इसका भी 3 होता है। आई हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें डेल्टा टीवी की बात करनी है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीवी आप कैसे डिफाइन करते हो, टीवी माइनस
टी नोड बी विच इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के बी। यही है। तो अब देखो आपको क्या करना है, इसको मैं लिख सकता हूं आई इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी इंटू के बी। तो आपको अल्टीमेटली करना क्या है, आपको मोल इंटू आई की वैल्यू निकालनी है ना। जिसका मोल इंटू आई ज्यादा होगा उसका टीबी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, मोल भी मत जाओ, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखो। कैसे लिखोगे बच्चों, देखो तो यहां पर हो जाएगा टीबी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू आई गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, ठीक है, कैपिटल एम ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में, और ये केबी हो गया। यानी अब देखो मोलर मास, मास तो क्योंकि सबके लिए सेम है ना, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो अल्टीमेटली हमें आई बाय मोलर मास की वैल्यू निकालनी है। जिसका आई बाय मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका टीबी ज्यादा होगा। मोलर मास लिख लो, इसका 58.5 आएगा, है ना। इसका MgSO4 है, तो MgSO4 है तो 96 प्लस 24 120 के आसपास आएगा। इसका जो मोलर मास आएगा वो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट है ना, तो 40, और ये हो गया 48 और 62, यानी 130 124 एंड ये 164, ठीक है। और इसका मोलर मास आप निकाल लो इसी तरह से, 138 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सबके मोलर मास है, आई अपॉन मोलर मास की वैल्यू देखनी है, यही हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारे पास 2/58.5, ठीक। ये आ जाएगा MgSO4 2/120, ये आ जाएगा हमारे पास 3/164, और ये आ जाएगा हमारे पास 3/138। जिसके लिए आई अपॉन मोलर मास सबसे ज्यादा, उसका यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, वो क्लियरली दिख रहा है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, NaCl, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें क्या दिया हुआ है, अबाउट सी वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन वोलाटाइल होते हैं नेचर में। और आपको पता है कि जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होते हैं वो जब ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा एलिवेट हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डिप्रेस हो जाता है, वेपर प्रेशर भी हमारा लोअर हो जाता है, ऐसा ही है। तो देख लेते हैं इसको। तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो सी वाटर है तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो ओरिजिनल वैल्यू से थोड़ा सा कम होगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा। क्वेश्चन बोल रहा है स्टेटमेंट 1, फ्रीजिंग फ्रोजन सी वाटर मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर देन प्योर आइस, ठीक है। यानी क्या हुआ, जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो गया। जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, मतलब एक तरह से बोला जाए तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो गया। तो जो फ्रोजन सी वाटर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो आइस के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो दिस इज करेक्ट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इंक्रीजेस एज इट इवोपरेट्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, तो ये भी करेक्ट है। सी वाटर बॉइल्स एट लो टेम्परेचर, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ऊपर वाला करेक्ट था ही। डेंसिटी ऑफ सी वाटर सेम होगी क्या, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सॉल्यूट बढ़ाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो ये तो सरासर गलत है, यानी 1 और 2 करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। The mass of NaCl that has to be dissolved to reduce the vapor pressure of 100 ग्राम of water by 10%, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन संभाल लेनी है। हमें मास ऑफ NaCl बताना है। हम क्या कर रहे हैं, किसको रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर बाय 10%, यानी ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि पी नोड पी है, तो जो वेपर प्रेशर है ना वो रिड्यूस हो रहा है बाय 10%, तो पी हो जाएगा वो 0.9 पी है। दिस इज 0.9 पी, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से पी नोड माइनस पी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस ऑफ पी ले लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, क्योंकि 10% से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो हो गया 0.1 पी,
ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई है, उठा के हमें आपको क्या करना है, रिलेटिव लोअरिंग के फॉर्मूले में पुट करना। तो अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो हम मोलैलिटी वाला फॉर्मूला यूज करें, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू आई इंटू मोलैलिटी ऑफ क्या, मोलैलिटी इंटू हाँ 1000 डिवाइडेड बाय 1000 नीचे आता है, ऊपर आता है मोलर मास। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अभी किया था अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो अब हमें तो ये फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ से हमें क्या निकालना, मास निकालना है। तो पी नोट माइनस पी एस को मैं यहाँ से कितना लिख सकता हूँ, 0.1 पी लिख सकता हूँ, और पी एस की वैल्यू मेरे पास 0.9 पी हो गई। तो पी से तो पी कैंसिल आउट, ये वैल्यू 1/9 हो गई। आई क्या है मेरे पास, आई मेरे पास 2 है। मोलैलिटी मुझे निकालनी है, गिवन मास हमारे पास कहाँ है, x ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है 58.5 है ना, होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना 0.1, ठीक, इनटू मोलर मास। अब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, तो वाटर का मोलर मास 18 होता है, डिवाइडेड बाय 1000। तो देखो कुछ तो क्वेश्चन में है, ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबी दिख रही है, तो यहाँ से हम निकालें तो देखो हमारे पास आ गया 1/9 इंटू 2, ठीक है, ऊपर जाएगा 58.5, ये ऊपर जा रहा है, इंटू 0.1 भी ऊपर जा रहा है, डिवाइडेड बाय 18 हो गया, इंटू 1000 हो गया, यही है। तो ये जो वैल्यू हमें दे रहा है ना, ये क्या दे रहा है, x दे रहा है, दिस इज व्हाट, x। अब हमें x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो लिख लेते हैं 5 पॉइंट, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो गया 100, यानी 5850 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 18 इक्वल टू x। ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, तो ये आ रही है अप्रोक्सीमेटली कितना, 17 मान लेते हैं, ठीक है, तो 17 पॉइंट समथिंग इक्वल टू एक्स। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है, यस बिल्कुल, ये रहा हमारे पास 17.54 ग्राम। तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी लेनी है, बस इतना सही क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगेन देखो एनएससीसी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप देखोगे इस चैप्टर से ना, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन, Which of the following is correct? A liquid with low vapor pressure will have a low surface tension and high boiling point. अब क्या मतलब है इसका समझते हैं। कोई लिक्विड है, अगर उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, मतलब मोर वोलाटाइल है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मोर वोलाटाइल क्यों है, क्योंकि उसके पार्टिकल में अट्रैक्शन कम है, पार्टिकल में अट्रैक्शन कम है तो सरफेस टेंशन कम है, ठीक है। इसका उल्टा ले, ठीक है, समझते हैं। लेट्स से एक मोर वोलाटाइल है, कोई मोर वोलाटाइल है, मोर वोलाटाइल मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। वेपर प्रेशर हाई होगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, ठीक है, तभी तो वो इजीली वेपराइज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो है, इसका मतलब पार्टिकल में जो अट्रैक्शन है वो भी क्या है, पार्टिकल्स में बच्चों अट्रैक्शन लो है, अट्रैक्शन लो है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक। इसके बाद अगर अट्रैक्शन लो है तो हम बोलते हैं कि सरफेस टेंशन भी हमारे पास क्या होगी, लो होगी। इसका उल्टा लेते हैं, अगर वो लेस वोलाटाइल है, लेस वोलाटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। वेपर प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया तो जो अट्रैक्शन है वो उसको भी क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा मतलब सरफेस टेंशन भी क्या होगी, हाई होगी। तो ये हमारे पास कंसेप्ट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर बेस ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। लो वेपर प्रेशर इसकी बात कर रहा है, विल हैव लो सरफेस टेंशन, नहीं यहाँ गलत हो गया। हाई वेपर प्रेशर इसकी बात कर रहा है, विल हैव हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर वेपर प्रेशर हाई है, वेपर प्रेशर हाई है तो जो अट्रैक्शन है वो लो होगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लो होंगे, तो ये भी गलत। लो वेपर प्रेशर कहाँ है, ये रहा। हाई सरफेस टेंशन सही है, हाई बॉइलिंग पॉइंट सही है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं हमसे, जो कि हमें यहाँ पर क्या करने हैं,
क्लियरली सॉल्व करने हैं। जैसे कि ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन का, है ना। अब लिक्विड सॉल्यूशन में ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं, हाँ। और PYQs है तो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोल्ड क्लाइमेट है हमारे पास, वाटर इन रेडिएटर ऑफ कार गेट फ्रोजन कॉजिंग डैमेज टू रेडिएटर, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। इथिलीन ग्लाइकोल किसके फॉर्म में यूज होता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है ना। ये आपसे देखो, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, द यूज ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द अमाउंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल दैट शुड बी एडेड टू 5 kg ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -7 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना है, उसे फ्रीज होने से बचाना है -7 डिग्री सेल्सियस पे। हमें दिया है KF ऑफ वाटर इज 1.86, मोलर मास हमारे पास 62 ग्राम, ठीक है। ये सारे डाटा हमें दिए हुए हैं। हमें क्या निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द अमाउंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल दैट शुड बी एडेड टू 5 kg ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ सॉल्यूट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो कहाँ गया हमारे पास, हाँ सारी चीजें हमें दे रही है। तो हमें देखो क्या क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया, क्या दे दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट ये 5 kg दे दिया, लिख दो इसको, ठीक है। इट्स फ्रॉम फ्रीजिंग एट माइनस, ये TF दे दिया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन -7 डिग्री सेल्सियस। आपको पता तो है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमने डेल्टा TF निकाल लिया, 0 माइनस ऑफ -7 विच इज इक्वल टू 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैसे निकालते हैं, तो ये होता है हमारा T0F माइनस ऑफ T। क्लियर, बढ़ जाए आगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, ये रहा हमारे पास, ठीक। अब ये हमारे पास डेल्टा TF की वैल्यू आ गई। अब तो हो गया क्वेश्चन सोल्व। डेल्टा TF क्या होता है, इट इज IKF इंटू एम। डेल्टा TF 7 है, इथिलीन ग्लाइकोल है, ना एसोसिएट ना डिसोसिएट, बाय डिफॉल्ट I1 रखेंगे, KF 1.86 है। मोलिलिटी होती है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास उन्होंने 62 दिया है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg 5 है। अब तो हमारी कैलकुलेशन है, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो 7 इंटू 5 इंटू 62 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 1.86 आ गया, ये हमारा गिवन मास है। अब तो हमारी कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेशन देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत दूर दूर से हैं तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया 35, है ना, तो मैं इसे 36 ले लेता हूँ, और इसको 1.8 ले लेता हूँ, इंटू 62 ले लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे आइडिया लग जाएगा कि इससे ये 20 टाइम्स कट रहा है, और ये जो 20 है तो ये कुछ कितना आ रहा है, देखो 1240 के आसपास अप्रोक्सीमेट, ऐसा हमने अप्रोक्सीमेशन में निकाला है ना। मैंने कितना अप्रोक्सीमेशन किया ये आपको समझ में आ गया। तो इसके आसपास एक ही ऑप्शन है जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। यानी हमें जो इथिलीन ग्लाइकोल यहाँ पर हमें यूज करना है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, उसकी वैल्यू हमारे पास 1165 ग्राम निकल के आ रही है। क्लियर है सभी को, तो बढ़े आगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं PYQ में। कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन वाले भी काफी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री है तो इसमें कैलकुलेशन तो आएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये इसमें कोई कैलकुलेशन से दिख तो नहीं रही है, सिंपल सा कुछ क्वेश्चन लग रहा है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर। तो ये आप सभी को पता है बच्चों कि मोलर पॉलीमर का मोलर मास के लिए हम जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हमें देखो काफी हद तक थ्योरेटिकली लग रहा है, ज्यादा इसमें मुझे लगता नहीं है आपको पेपर पेन चलाने की जरूरत है। कैसे, चेक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इंडिकेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी इसमें से कौन कौन से ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो हमें बताते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन 1, 0.5 मोलर NaBr सॉल्यूशन हैज ए हायर वेपर प्रेशर देन 0.5 मोलर BaCl2। अब देखो इसको हमें वेपर प्रेशर को अगर कंपेयर करना है तो वेपर प्रेशर हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा P नोड माइनस P अपॉन P नोड इक्वल टू I, यही होता है, ठीक है। और अगर हम इसको और सिंपल करें तो P नोड, बाकी तो फिर मोल्स आ जाएंगे,
आई एन है ना, हम इसको पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू आई स्मॉल एन बाई कैपिटल एन से लेते हैं, जहाँ पे ये सॉल्यूट का हो गया और ये सॉल्वेंट का मोल हो गया, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसी से आप मोलैलिटी का फॉर्मूला एक्चुअली में डिराइव करते हो। तो बोल रहा है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्यूशन का, तो ये पता है कि पी एस आई इंटू एन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। जिसका आई इंटू एन ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो आई इंटू एन की बात कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 इंटू 0.5, ये तो इसका आई इंटू एन, तो मोलरिटी को हम मान के चल रहे हैं कि वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 आ गया। इसका जो आई होता है वन टॉप फैक्टर वो 3 होगा, 3 आयन देगा, तो ये कितना हो गया 1.5 हो गया। तो अब जिसका आई इंटू एन ज्यादा है उसका प्रेशर कम, जिसका आई इंटू एन कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमें समझ में आता है। तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। तो ये करेक्ट हमें स्टेटमेंट बता रहा है, किसके अकॉर्डिंग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सेकेंड बात, 0.5 मोलर NH सॉल्यूशन फ्रीजेड एट लोअर टेम्परेचर देन प्योर वाटर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिप्रेस हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। यही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, फिर प्योर वाटर फ्रीजेस एट हायर टेम्परेचर देन प्योर इथेनॉल। तो इथेनॉल एक अलग सॉल्वेंट हो गया, वाटर एक अलग सॉल्वेंट हो गया। इन दोनों को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, हम इसमें कोई और तरीका यूज करेंगे जिसके बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट का रीजन है, इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यानी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पोलैरिटी यहाँ पर लगेगी, इंडक्टिव इफेक्ट का यहाँ पे रोल है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, बट वो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 1 एंड 2 आएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे, ये रहा हमारे पास एक और क्वेश्चन, जरा इसको भी देख लेते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए 2% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज सेम 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन वोलाटाइल मतलब वेपर नहीं हो सकता, वेपर में उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो आयनाइज नहीं होगा, यानी उसका आई आपको 1 ले लेना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताना है, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू आई सी आर टी होता है। ठीक है, तो अब टेम्परेचर भी यहाँ पर नहीं दिया है, आर भी हम यहाँ पे सेम मानेंगे, तो अल्टीमेटली हमें C1 इक्वल टू C2 करना है, क्योंकि इसका भी आई हमारा क्या होता है 1 होता है। अब C1 हम कैसे निकालेंगे, तो ये हम निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, गिवन मास W2 अपॉन मोलर मास 2 अपॉन वॉल्यूम 2। तो हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है 2%, अपॉन मोलर मास ग्लूकोज का 180, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितना परसेंट, 5% वेट बाय वॉल्यूम है, अपॉन इसका मोलर मास हमें निकालना है। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 90, तो यहाँ से मोलर मास कितना आ गया 450 आ गया। तो ये हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, किसके ऊपर बेस है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस क्वेश्चन है। तो ये जो चैप्टर है इसमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअली बोल लो, मैथमेटिकली बोल लो, न्यूमेरिकल बोल लो, इसके अलावा अगर जो क्वेश्चन बनता है तो वो राउल्स लॉ और हेनरी लॉ से बनता है। प्यारा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, इस चैप्टर को तो आपको क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस हमारे को एनएससीसी में देखने को मिलते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही ज्यादा वेटेज जाता है लिक्विड सॉल्यूशन में। राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ भी थोड़ा सा आप पढ़ लेना ध्यान से, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखो थोड़ा सा हम स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ अगर रुक करें और स्टेट्स ऑफ मैटर को भी ध्यान से देखें, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में है ना हमारे पास 2 तरह की गैस होती है, एक आइडियल गैस होती है और एक रियल गैस होती है। तो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन दोनों में से ही आते हैं, आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी, और रियल गैस की अगर हम बात करें तो रियल गैस इक्वेशन अपन यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं कि जो रियल गैस होती है वो वंडरवॉल इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर को फॉलो करती है, इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। अब आप लोगों ने इसके अलग अलग केस देखे होंगे, जेड वर्सेस पी का ग्राफ भी यहाँ पर देखा होगा, मैं एक बार शॉर्ट में वो भी बनवा देता हूँ कि जेड वर्सेस पी का जो ग्राफ होता है ना वो इस तरह का होता है। मोस्ट ऑफ द ये लो प्रेशर रीजन है, ये वाला हमारा हाई प्रेशर रीजन कहलाता है, और
यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि इस तरह के ग्राफ से बहुत बार क्वेश्चन आप देखना एनएससीसी ने पूछा है। लो प्रेशर रीजन में जो जेड होता है वो 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप क्या करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन की बात करोगे, तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाती है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू आर टी। ये आपको याद रखनी है। दिस इज कॉल्ड रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड रिड्यूस फॉर्म ऑफ वंडरवॉल गैस इक्वेशन। तो हमारी जो वंडरवॉल गैस इक्वेशन है वो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू आर टी ये है। और हाई प्रेशर रीजन पे जो जेड की वैल्यू आती है, जेड हमारा ग्रेटर देन 1 आता है ना, और इसकी वैल्यू हो जाती है जेड इक्वल टू 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी। तो ये जो वंडरवॉल इक्वेशन है ये हमारी यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है किसके अंदर, P इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो ये रिड्यूस फॉर्म ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन हाई प्रेशर पे है, ये रिड्यूस फॉर्म ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन लो प्रेशर पे है। इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो जेड की वैल्यू 1 है, तो ये हमारा आइडियल गैस का ग्राफ है ना। आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। तो इस तरह से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आजकल एनएससी जेएस में काफी पूछे जा रहे हैं रियल गैस को रिलेट करके। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अगर हम ध्यान से देखें तो इन द वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस मतलब रियल गैस की बात हो रही है, द टर्म दैट अकाउंट फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो जो ए होता है ना, ए रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स के लिए, और जो बी रेस्पॉन्सिबल होता है वो किसके लिए होता है, वो मॉलिक्यूलर साइज के लिए होता है। ये आपको याद रखना है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। मॉलिक्यूलर साइज डोमिनेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है। तो in the van der Waal equation of state for a non ideal gas the term that account for the intermolecular force। तो intermolecular force मतलब जहाँ पर एक ही टर्म आ रही है, तो एक ही जो टर्म आ रही है वो हमारी किस में आ रही है, सी वाले ऑप्शन में आ रही है। तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रियल गैस के जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल सिंपल आते हैं, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी रियल गैस से है। क्या बोल रहा है, अंडर हाई प्रेशर कंडीशन वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ ए रियल गैस रिड्यूस। तो देखो अभी अभी मैंने लिखाया था, हाई प्रेशर पे हमारी जो वंडरवॉल गैस है वो किस में रिड्यूस हो जाती है, P इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो यही आपसे पूछ लिया गया। ये जब आप देखोगे तो P माइनस वी, तो अपन ने क्या लिखा, अपन ने ये लिखा था P इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो हम क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी वी माइनस पी वी इक्वल टू आर टी। जरा देखो ऐसी कौन सी इक्वेशन है, तो ये रहा हमारा सी ऑप्शन। तो हमारा सी ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ठीक। बड़े आगे जरा और देख लेते हैं रियल गैस के क्वेश्चन। तो ये भी हमारा रियल गैस का क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रहा है कि इन द वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए रियल गैस द टर्म दैट अकाउंट फॉर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। देखो दोबारा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप PYQs लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि इस बार के पेपर में भी उनमें से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मिल जाए। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन आपने देखा है। अगर आप PYQs देखोगे तो उसमें रिपीटेशन हुए हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। तो PYQ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये तो सीधा सीधा हो गया, अभी करा था। बढ़ते हैं आगे। अब देखो हमें एक वंडरवॉल इक्वेशन दे दी है, ये भी सब PYQs ही है। इस वंडरवॉल इक्वेशन में बोला है कि द टर्म n अपॉन वी स्क्वायर एंड माइनस एन बी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द a इंटू एन अपॉन वी स्क्वायर, वी का होल स्क्वायर। तो ए वाली टर्म हमारी अट्रैक्टिव फोर्स को बताती है और बी वाली टर्म हमारी मोलिकुलर साइज को बताती है। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है ऐसा। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स ये तो करेक्ट है, एंड इन इलास्टिक कोलिजन नहीं, ये गलत हो गया यहाँ पे, इसकी वजह से ये आंसर नहीं होगा। इंटरमोलिकुलर रिपल्सिव फोर्स बिल्कुल गलत हो गया। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स ये करेक्ट है, एंड मोलिकुलर वॉल्यूम यानी मोलिकुलर साइज ये करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा क्या है, रियल गैस के अंदर हमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बड़े आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर 8। तो आप एक चीज याद रखना, कोई भी रियल गैस और कोई भी आइडियल गैस कब एग्जिस्ट करती है, तो आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है जब हमारा टेम्परेचर हाई हो। क्या हो, टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो, तो वो आइडियल गैस की कंडीशन होती है। रियल गैस इसका उल्टा है, लो टेम्परेचर हो,
ठीक है, और प्रेशर हाई हो तो उस पर रियल गैस अप्रोच करती है। तो अब क्वेश्चन ये कंडीशन है जो आप लोगों को याद में रखनी है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने की। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट, इनमें से किस कंडीशन पे गैस आइडियल बिहेवियर अप्रोच करेगी। तो आइडियल बिहेवियर अप्रोच करने के लिए उसको ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होना चाहिए। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर हमारा कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो ये रहा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो ऑलरेडी ये दोबारा पूछा गया, कहाँ पूछा गया, अगेन पीवाईक्यू में। तो अब रियल गैस अप्रोच आइडियल बिहेवियर रेट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, देखो यहाँ पे ये रहा आंसर, है ना। तो क्वेश्चंस काफी बार पहले रिपीट भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं हम। देखो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है। द क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ ए गैस व्हेन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट एन वी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रिटिकल वॉल्यूम Vc जो होता है वो 3b होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर Tc जो होता है वो 8a/27 Rb होता है, ठीक है। और जो Z की वैल्यू होती है वो क्रिटिकल कंडीशन पे वो आप लोगों ने निकाला होगा PV/RT से, ठीक है। तो वो 3/8 के आसपास निकल के आती है। और Pc जो होता है, ठीक है, पीसी हमारा होता है a/27 बी स्क्वायर। तो ये हमारे क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना। तो ये तो देखो यहाँ पे पीसी दे रखा है, ये यहाँ पे वीसी की वैल्यू है, ये यहाँ पर अगर हम देखें तो टीसी की वैल्यू है। उसने क्या पूछा है, क्रिटिकल वॉल्यूम पूछा है। क्रिटिकल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो कि आइडिया कोई भी रियल गैस क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। यहाँ तक क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हमारा आंसर हो गया किसका, वंडर वाल कांस्टेंट वी के टर्म्स में 3b। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लेते हैं एक बार। द प्रेशर इनसाइड टू गैस सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 25 मीटर क्यूब 50 मीटर एंड 50 मीटर क्यूब आर 10 किलो पास्कल एंड 20 किलो पास्कल। अब जरा हम आइडियल गैस पे आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि दो सिलेंडर है, एक का वॉल्यूम है 25, एक का वॉल्यूम है 50, इसमें प्रेशर है 10, इसमें प्रेशर है 20। ये हमें डाटा दे दिया, ठीक है। द सिलेंडर आर केप्ट एट सेम टेम्परेचर एंड सेपरेटेड बाय वॉल। वॉल से हमने क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है, ठीक है। वॉल्व से किया है कनेक्टिंग कंटेनर। व्हाट इज द प्रेशर इन द कंबाइंड सिस्टम व्हेन द वॉल इज ओपन। तो जब आप वॉल ओपन करोगे तो टोटल मोल क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो इनिशियल जो मोल होंगे N1 वो क्या हो जाएंगे हमारा PV/RT, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 250/RT इसमें। और इसमें जो हो जाएगी N2 की वैल्यू वो हो जाएगी P हमारा कितना है 20 और इंटू 50, ठीक है, यही होगा डिवाइडेड बाय RT। तो यहां से ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय RT। तो अब देखो कनेक्टिंग कंटेनर के क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच क्या होती है। इस तरह की प्रॉब्लम में टोटल मोल हमेशा कांस्टेंट रहता है। टोटल मोल रिमेन सेम। टोटल मोल क्या रहता है, सेम रहता है। तो इनिशियल टोटल मोल इक्वल टू फाइनल टोटल मोल कर दो। जब आप ये हटाओगे तो अब हमारे पास जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया, 75 हो गया। प्रेशर हमें निकालना है तो यहाँ पे जो मोल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, P इंटू 75 डिवाइडेड बाय RT। तो इनिशियल टोटल मोल और फाइनल टोटल मोल, तो इनिशियल है 250 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय RT और फाइनल टोटल मोल कितने हो गए, P इंटू 75 डिवाइडेड बाय RT। RT से RT उड़ाओ तो ये 1250 डिवाइडेड बाय 75 इक्वल टू P आ गया। 25 की टेबल से कट कर दो 3 टाइम, ये 50 टाइम, तो 50/3 इज अवर फाइनल प्रेशर, यानी 16 पॉइंट समथिंग। कोई ऑप्शन दिख रहा है, यस ये दिख रहा है, ये रहा 6C। तो ये हमारा मेथड है किसको सोल्व करने के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, PV इक्वल टू NRT करना है। अगर कनेक्टिंग कंटेनर की प्रॉब्लम आती है तो इनिशियल टोटल मोल इक्वल टू फाइनल टोटल मोल कर दो, है ना। अगर वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, जब तक क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कि वो रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो देखो ये हमारा KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इक्वेशन, जो कि आप फिजिक्स में पूरा एक चैप्टर है वहां भी पढ़ते हो और स्टेट्स ऑफ मैटर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते हो, ठीक है ना। उस पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। व्हेन अ सैंपल ऑफ गैस
kept at 20 डिग्री सेल्सियस एंड 4 atm is heated to 40 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी हमें टेम्परेचर दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 293 केल्विन, प्रेशर हमें दे दिया 4 atm, ठीक है, और इसको हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर हमें दे दिया 313 केल्विन, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप प्रेशर यहाँ पे पूछा है, तो हमें इतना पता है कि एक तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होगी, तो इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल विल डिक्रीज, डिक्रीज तो गलत हो गया, इंक्रीज होगी, क्योंकि एवरेज की अगर बात करें 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये 3/2 kT होता है ना, तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसको भी डिक्रीज होना पड़ेगा। प्रेशर ऑफ गैस विल बिकम 8 atm, प्रेशर निकाल लो, कैसे निकालोगे, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, तो यहां से P1 है हमारे पास 4 अपॉन 293, P2 निकालना है और T2 हमारे पास 313, तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये 8 atm तो नहीं है, ये तो 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा, है ना। ऐसा देखने में लग रहा है हमें कि देखो टेम्परेचर जस्ट डबल हुआ है तो प्रेशर को भी हम डबल कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है, डिग्री सेल्सियस में आपको केल्विन में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, यही गलती करते हो आप सबसे ज्यादा। फिर सुन लो, डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है, डिग्री सेल्सियस में दिख रहा है डबल, लेकिन केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो वो डबल नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। आप क्या करते हो, 8 देखा और सीधा टिक कर दिया कि टेम्परेचर डबल हो रहा है, प्रेशर डबल नहीं, केल्विन में रखना है, केल्विन में देखो, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज, क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज होगी, तो बिल्कुल इंक्रीज होगी, सी तो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल पर सेकेंड विल रिमेन सेम, बिल्कुल नहीं रहेगा, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो नंबर ऑफ कॉलिजन भी तो पर सेकेंड में होने वाली है, जो वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो ये भी गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं एक बार आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये हमें कुछ ग्राफ से रिलेटेड बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव अ स्ट्रेट लाइन फ्लोट फॉर आइडियल गैस। अच्छा, इनमें से कौन सा स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, तो हम बना के देख लेते हैं। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो वॉल्यूम वर्सेस किसके बीच में है, टेम्परेचर के बीच में। तो देखो यहाँ से वॉल्यूम इक्वल टू एनआर बाय पी, ठीक है, इसको तो स्लोप मान लो इनटू टू टी, तो ये तो हमें y इक्वल टू mx की इक्वेशन दे रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। टेम्परेचर वर्सेस पी का भी यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन आएगा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, अब बात आती है v वर्सेस 1/p, तो यहाँ से देखो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो v इक्वल टू यहाँ से k इंटू 1/p, यानी v इज प्रोपोर्शनल टू 1/p हो रहा है, तो ये भी हमारे को स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा, तो ये भी आंसर नहीं है। v इज प्रोपोर्शनल टू t है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो v वर्सेस 1/t स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे आइडियल गैस से, रियल गैस से, स्टेट्स ऑफ मैटर से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा आप क्या करो, थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करो और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लिक्विड सॉल्यूशन हो गया चाहे आइडियल गैस हो गया, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।